71 बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए आज हम पिछले 3 साल मतलब 68th, 69th और 70th इनके जीएस पेपर 2 को देख रहे हैं। हाँ। कोशिश ये समझने की है कि कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। ताकि तैयारी को ना थोड़ा और शार्प किया जा सके। हाँ। तो पहली बात जो मुझे लगता है साफ दिखती है वो ये कि कुछ खास विषय हैं जिन पर आयोग का फोकस लगातार है। हाँ, ये ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर है। मतलब आप पेपर्स देखो तो पता चलता है कि कुछ कोर एरियाज हैं जहां से सवाल बार बार आ रहे हैं। पर होता क्या है ना, अक्सर एस्पिरेंट्स पूरे सिलेबस को एक जैसा मानकर तैयारी करते हैं। हाँ, सब कुछ कवर करने के चक्कर में। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा ये जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले बार बार आने वाले टॉपिक्स है ना, उन पर उतनी गहराई से फोकस नहीं हो पाता जितनी जरूरत है। अच्छा। इससे फिर तैयारी या तो ऊपरी रह जाती है, सतही सी। हाँ, मतलब सुपरफिशियल लेवल पर। बिल्कुल। या फिर सारा जोर उन नए थोड़े अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर चला जाता है, जबकि जो सेट पैटर्न है, जो जरूरी एरिया हैं, वो शायद उतने मजबूत नहीं हो पाते। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, कह सकते हैं एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं लग पाता। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ सिलेबस पूरा करने से ज्यादा जरूरी है प्रायोरिटी तय करना। मतलब इन रिपीट होने वाले टॉपिक्स को अपनी तैयारी का कोर या बेस बनाना चाहिए। बिल्कुल। इनको आप अपनी तैयारी का मेन पिलर समझिए। अच्छा। और इन पर अच्छी पकड़ बनाने का डबल फायदा है। एक तो अगर डायरेक्ट सवाल आया तो अच्छे नंबर मिलेंगे। हाँ, वो तो है। दूसरा, ये टॉपिक्स अक्सर आपस में कनेक्टेड होते हैं और बिहार की जो बेसिक रियलिटीज हैं उनको दिखाते हैं। तो इन पर गहरी समझ होने से ना आपको इनडायरेक्ट या नए सवालों को भी समझने और बेहतर लिखने में मदद मिलती है। एक तरह से आपकी वैचारिक नींव मजबूत होती है। ये बात तो लॉजिकल लगती है, पर ये है कौन से विषय जिन पर इतना जोर देना है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पॉलिटी से या इकोनॉमी से? जरूर। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो कुछ मुद्दे तो जैसे हमेशा ही रेलेवेंट रहते हैं बिहार के लिए, और वो दिखते नहीं हैं पेपर्स में। जैसे बिहार की पॉलिटिक्स में जाति का रोल। हाँ, वो तो है ही। राजनीति का अपराधीकरण, रीजनलिज्म का मुद्दा, गठबंधन सरकारों की जो डायनेमिक्स हैं, उनकी मजबूरियां, अवसर, और बिहार का जो एक अपना पॉलिटिकल कल्चर है, ये सब आपको 68वीं 70वीं में क्लियरली दिखेगा। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये बिहार की जमीनी सच्चाई है। अच्छा, तो ये तो हुए बिहार स्पेसिफिक सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, और कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर? वहां भी पैटर्न है। देखिए, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, इस पर 69वीं में सवाल था। हाँ। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये 68वीं में पूछा। चुनाव आयोग की भूमिका, उसकी निष्पक्षता, इस पर 68वीं में हिंट था। ठीक है। और पंचायती राज, हाँ। पीआरआई, जो बिहार के लिए खासतौर पर इतना जरूरी है, वो 70वीं में फोकस में था। ये इंडियन पॉलिटी के परमानेंट पिलर्स हैं, पर बीपीएससी इन्हें अक्सर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में या करंट अफेयर्स से जोड़कर पूछती है। तो मतलब सुझाव ये है कि इन टॉपिक्स की सिर्फ डेफिनेशन या आर्टिकल रट लेना काफी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डेप्थ में जाना होगा। इनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से हैं, और सबसे जरूरी, आज के समय में इनकी रेलेवेंस क्या है और बिहार पर इनका क्या असर पड़ता है या पड़ सकता है। अच्छा। इन सब पर नोट्स बनाने होंगे। सोचिए कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सेंटर स्टेट रिलेशन या बिहार की स्पेशल स्टेटस की मांग को कैसे टच करता है। हाँ, ये एंगल जरूरी है। या हाल के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं, उनका चुनाव आयोग के रोल पर क्या असर है। इस तरह का एनालिटिकल अप्रोच चाहिए। ठीक है, ये तो पॉलिटी की बात हुई। भूगोल और अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन से एरियाज हैं जो बार बार दिख रहे हैं? यहां भी आप देखेंगे कि बिहार सेंट्रिक मुद्दे हावी हैं। अच्छा। जैसे राज्य में अर्बनाइजेशन की जो धीमी रफ्तार है और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स, 68वीं में था। बिहार की एग्रीकल्चर, खासकर यहाँ की स्पेशल फसलें जैसे मखाना, 70वीं। मखाना। क्लाइमेट चेंज का असर, खासतौर पर मानसून की अनिश्चितता, ये 69वीं 70वीं दोनों में। बिहार के उद्योग, विशेषकर एग्रो बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, 68वीं। पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रेशर और उसका डेमोग्राफिक असर, 70वीं। और रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर एनर्जी की संभावनाएं, ये 69वीं 70वीं दोनों में। ये सब लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन विषयों को नेशनल लेवल के साथ साथ बिहार के स्पेसिफिक डेटा, स्कीम्स और चैलेंजेस से जोड़ना मैंडेटरी है? मैंडेटरी ही नहीं,
वही आपके आंसर को दूसरों से अलग करेगा। सही बात है। आपको बिहार का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, बजट के आंकड़े, सेंसस के बिहार स्पेसिफिक फाइंडिंग्स और स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जैसे 7 निश्चय 1 और 2, एग्रीकल्चर रोड मैप, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये सब पता होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना काफी नहीं है, सरकार क्या कोशिश कर रही है, उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये भी बताना होगा। अच्छा। और हो सके तो थोड़ा तुलनात्मक विश्लेषण भी, कि भाई अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बिहार नेशनल एवरेज या पड़ोसी राज्यों की तुलना में कहाँ है। इससे वैल्यू एडिशन होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में क्या वहां भी ऐसे पैटर्न है? यहाँ पैटर्न थोड़ा अलग है, पर एप्लीकेशन पर जोर साफ दिखता है। एप्लीकेशन मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर्स में कैसे हो रहा है, अच्छा। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ड्रोन, सेंसर्स, हेल्थ सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाने में, टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी, डिजास्टर मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने में, रिमोट सेंसिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने में, ई गवर्नेंस, आरटीपीएस पोर्टल, नेशनल सिक्योरिटी में। अच्छा। ये थीम लगभग हर साल किसी न किसी फॉर्म में है। 68th में, 69th में, 70th में, सब में इसके उदाहरण मिल जाएंगे। तो यहाँ भी सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम जानना काफी नहीं, उसका रियल यूज और इम्पैक्ट पर फोकस करना है। एकदम सही। और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज को अचीव करने में टेक्नोलॉजी का रोल, ये 69th में पूछा गया। नैनो टेक्नोलॉजी जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके एप्लीकेशन और चैलेंज, ये भी 69th में। इंडिया के जो बड़े स्पेस मिशंस हैं, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, उनका क्या महत्व है, 70th में था जी। और खास तौर पर बिहार का जो पिछड़ापन है, उसे दूर करने और डेवलपमेंट को स्पीड देने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, ये 68वीं 59वीं में दिखा। यहाँ तैयारी करते वक्त ना सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स में मत उलझिए। अच्छा। उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, एआई बायस, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बिहार की अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इन सबको जोड़कर एक होलिस्टिक पिक्चर देनी होगी। ये तो हुई पहली बड़ी सीख कि कुछ खास टॉपिक्स पर गहराई से फोकस करना है, लेकिन आपने इशारा किया कि सिर्फ टॉपिक जानना ही काफी नहीं, उसे प्रेजेंट करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। हाँ, पेपर्स देखकर लगता है कि सिर्फ स्टैटिक या किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसे करंट अफेयर्स से और खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर अक्सर कैंडिडेट्स चूक जाते हैं। अच्छा, कैसे? वो टॉपिक का स्टैटिक पार्ट, डेफिनेशन, थ्योरी, हिस्ट्री, वो तो अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन उसे आज की दुनिया से, देश में जो चल रहा है या बिहार की अपनी जो जमीनी हकीकतें हैं, जो स्कीम्स हैं, सक्सेस हैं, फेलियर हैं, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ। नतीजा ये होता है कि आंसर बहुत जेनेरिक, किताबी और लाइफलेस सा लगता है। एग्जामिनर को वो फील ही नहीं आती कि कैंडिडेट ने टॉपिक को उसके कंटेम्पररी और लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझा है। लेकिन ये करना आसान तो नहीं होता होगा, इतने सारे टॉपिक्स को करंट अफेयर्स और बिहार के इतने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना, खासकर जब इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई हो। इसका कोई सिस्टमैटिक तरीका है? चैलेंजिंग जरूर है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट और स्ट्रैटेजी चाहिए। ओके। पहला स्टेप है, जब आप स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हैं तभी सोचे कि इसका करंट या बिहार से क्या लिंक हो सकता है। दूसरा, रेगुलर अखबार पढ़ना, नेशनल और बिहार के लोकल एडिशंस। तीसरा, बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजना डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना। चौथा, नोट्स बनाते समय ही एक अलग कॉलम या सेक्शन रखें जहां आप उस टॉपिक से जुड़े करंट एग्जाम्पल्स या बिहार स्पेसिफिक पॉइंट्स नोट कर सकें। अच्छा, मतलब नोट्स बनाते टाइम ही ये लिंकिंग करनी है? हाँ, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या आप कुछ उदाहरणों से इसे और साफ कर सकते हैं? मान लीजिए पॉलिटी या इकोनॉमी से ही। जरूर। पॉलिटी में लेते हैं फेडरलिज्म का उदाहरण, जो 68वीं बीपीएससी में था। हाँ। अब सिर्फ फेडरलिज्म की डेफिनेशन, केसी वियर का कोटेशन और आर्टिकल 246 लिख देने से बात नहीं बनेगी। नहीं। आपको उसे लाइव बनाना होगा। कैसे? हाल की जो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं उनका जिक्र करें, चाहे वो फार्म लॉज को लेकर हो, जीएसटी कॉम्पनसेशन का मुद्दा हो या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जुरिस्डिक्शन का। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में स्टेट्स की जो बढ़ती आवाज है उसका एनालिसिस करें और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल स्टेटस की जो मांग है उसके आर्ग्यूमेंट्स को फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर परखें। अच्छा। इसी तरह 70वीं में गवर्नर के रोल पर सवाल था।
सिर्फ आर्टिकल 153, 163 गिनाने से ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप हाल के सालों में महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या दिल्ली जैसे स्टेट्स में गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच जो टसल हुई है, हाँ, जो खबरों में रही है, हाँ, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस दें। और अगर बिहार का कोई रेलेवेंट उदाहरण है तो उसे भी शामिल करें। ये समझ आया। मतलब थ्योरी को रियल पॉलिटिकल घटनाओं से जोड़ना। और जियोग्राफी इकोनॉमी में ये कैसे अप्लाई होगा? मान लीजिए बिहार में अर्बनाइजेशन 68वीं पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2011 सेंसस के आंकड़े, जो अब काफी पुराने हैं, देने से बेहतर है कि आप बताएं कि भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। बिहार सरकार की अपनी अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स जैसे मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना या शहरी नाली गली पक्कीकरण योजना कितनी इफेक्टिव रही हैं। अर्बनाइजेशन के चैलेंज क्या हैं, बढ़ती स्लम्स, ट्रैफिक जैम, वेस्ट मैनेजमेंट और उनके सोल्यूशन के लिए क्या हो रहा है। राइट। इसी तरह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री 68वीं पर बात करते हुए बिहार की इथेनॉल पॉलिसी और उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट, मखाना या लीची प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के प्रयासों का जिक्र करें। सोलर एनर्जी पर बिहार की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के टारगेट्स, कजरा और पीरपैंती में जो बड़े सोलर प्लांट लगने हैं उनकी क्या स्थिति है, या मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना में सोलर एनर्जी का क्या रोल है, इसका जिक्र करें। हाँ, ये आपके आंसर को ना कॉन्क्रीट और रेलेवेंट बनाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी, हाँ, 70वीं पर सवाल है। यहाँ भी जेनरिक बातें नहीं चलेंगी। जैसे सिर्फ ये लिख देना कि रिमोट सेंसिंग यूजफुल है, ये काफी नहीं है। तो क्या करें? आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी होगी। बताइए कि बिहार जो फ्लड और अर्थक्वेक जैसी आपदाओं के लिए इतना वल्नरेबल है, वो कैसे इन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहा है या कर सकता है। कोसी फ्लड के बाद रिवर मॉर्फोलॉजी की स्टडी में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस कैसे यूजफुल हुए? क्या बिहार में अर्थक्वेक के लिए इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम है? फ्लड के दौरान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन के लिए मोबाइल ऐप्स या ड्रोन का यूज कैसे हो रहा है? अच्छा। मेघदूत ऐप फार्मर्स को वेदर इंफॉर्मेशन देकर कैसे हेल्प कर रहा है? इसी तरह अगर नैनो टेक्नोलॉजी 69वीं में था पर सवाल हो, तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन और जनरल एप्लीकेशन गिनाने के बजाय सोचें कि बिहार में एग्रीकल्चर जैसे नैनो फर्टिलाइजर या हेल्थ जैसे सस्ते डायग्नोस्टिक्स में इसके क्या स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो सकते हैं। और लोकल लेवल पर इसे अपनाने में क्या चैलेंज है, जैसे अवेयरनेस की कमी, कॉस्ट, स्किल गैप। ये एनालिसिस आंसर में डेप्थ लाता है। ये बिल्कुल साफ है कि रिपीट होने वाले टॉपिक्स पहचानना और उन्हें करंट व बिहार के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और चैलेंज है जिसका सामना अक्सर कैंडिडेट्स करते हैं। क्या? वो है आंसर्स में चौड़ाई, ब्रेथ और गहराई, डेप्थ के बीच बैलेंस बनाना। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। अक्सर सवाल कई डायमेंशंस को कवर करने की मांग करता है, लेकिन लिमिटेड वर्ड्स और टाइम में हर पहलू पर गहराई से लिखना पॉसिबल नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये बीपीएससी मेंस की एक बड़ी पहेली है और यहीं पर अच्छे और एवरेज आंसर्स का फर्क साफ पता चलता है। अच्छा। इसमें दो तरह की गलतियां बहुत कॉमन है। पहली, कैंडिडेट सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये लगता तो है। इस चक्कर में वो सवाल से जुड़े हर पॉसिबल पहलू पर एक एक दो सेंटेंस लिख देते हैं। नतीजा, आंसर बहुत फैला हुआ, सुपरफिशियल और बिखरा हुआ लगता है। उसमें एनालिसिस, लॉजिक और डेप्थ की कमी साफ झलकती है। और दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती इसके ठीक उलट है। कैंडिडेट किसी एक या दो पहलू को, जो उसे ज्यादा अच्छे से आता है, उसको इतना ज्यादा डिटेल में लिख देता है कि सवाल के बाकी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस या तो पूरी तरह छूट जाते हैं या फिर आखिर में बस उनका नाम मात्र जिक्र हो पाता है। अच्छा, मतलब ओवर फोकस कर देते हैं एक पार्ट पर। हाँ, और दोनों ही सिचुएशन इम्बैलेंस दिखाती हैं। एग्जामिनर को लगता है कि या तो कैंडिडेट सवाल को होलिस्टिकली समझ नहीं पाया या फिर उसे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? कैसे डिसाइड करें कि कितना लिखना है और किन पॉइंट्स पर ज्यादा डेप्थ दिखानी है? क्या हर पॉइंट पे बराबर डेप्थ चाहिए? नहीं, हर पॉइंट पर बराबर डेप्थ ना तो पॉसिबल है, न ही डिजायरेबल। सॉल्यूशन है प्रायोरिटाइजेशन और सिलेक्टिव डेप्थ। सिलेक्टिव डेप्थ। हाँ, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो,
और उसकी कोर डिमांड यानी मुख्य मांग को समझो। आइडेंटिफाई करो कि कौन से 2-3 डायमेंशंस सबसे ज्यादा जरूरी हैं। फिर अपने आंसर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि इन मेन डायमेंशंस को प्रॉपर स्पेस और एनालिसिस मिले। बाकी जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं उनका जिक्र करो, पर संक्षेप में। अच्छा। डेप्थ उन चुने हुए मेन पॉइंट्स पर दिखाओ। उन्हें एग्जाम्पल्स, डेटा, लॉजिक और एनालिसिस से स्ट्रॉन्ग बनाओ। इसे आप हब एंड स्पोक मॉडल की तरह समझ सकते हैं। सवाल की मेन डिमांड हब है और आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स, डायमेंशंस, स्पोक्स हैं, जिन्हें आप गहराई से एक्सप्लेन करते हैं। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? मान लीजिए 68th वाली का वो लंबा सवाल जिसमें इंडियन फेडरलिज्म के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स की बात थी। हाँ, वो अच्छा उदाहरण है। भारतीय संघवाद मूल रूप से 2 समवर्ती उद्देश्यों पर आधारित है: राष्ट्रीय एकता और शक्ति की आवश्यकताओं को राज्यों की क्षेत्रीय स्वायत्ता की आवश्यकता के साथ समेटना। अब यहाँ सिर्फ फेडरलिज्म की सारी विशेषताएं, पावर डिवीजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वगैरह गिना देना काफी नहीं है। नहीं। सवाल का कोर उन 2 समवर्ती उद्देश्यों, नेशनल यूनिटी और स्टेट ऑटोनॉमी के बीच बैलेंस बनाने में है। अच्छा, ये बैलेंस। हाँ। आपको अपना पूरा एनालिसिस इसी बैलेंस या टेंशन के आसपास बुनना होगा। आप लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करें, पर इस नज़रिए से कि वो इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को कैसे साधते हैं या कहाँ टकराव पैदा करते हैं। डेप्थ कहाँ दिखाएंगे? उन एरियाज में जहां ये बैलेंस या टेंशन सबसे साफ दिखता है, जैसे आर्टिकल 356 का यूज, गवर्नर का कंट्रोवर्शियल रोल, ऑल इंडिया सर्विसेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज के एलोकेशन में सेंटर का डोमिनेंस और स्टेट्स की शिकायतें। बाकी फीचर्स का ब्रीफ में जिक्र काफी है। ठीक है, यानी सवाल के कीवर्ड्स को पकड़कर एनालिसिस को फोकस करना। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 70वीं का पॉपुलेशन वाला सवाल। बिहार में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के उपायों पर चर्चा करें तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों का मूल्यांकन करें। यहां भी अगर आप सिर्फ 10-12 उपायों की लिस्ट बना देंगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो ये एक सुपरफिशियल आंसर होगा। प्रायोरिटी तय करनी होगी, कौन से उपाय सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं। शायद विमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट, हेल्थ सर्विसेज, खासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बेहतर पहुंच और क्वालिटी, और इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ये ज्यादा कोर लगते हैं। इन 3-4 मेन उपायों को चुनें। अब इन पर डेप्थ दिखाएं। विमेन एजुकेशन कैसे फर्टिलिटी रेट को इम्पैक्ट करती है, इसके आंकड़े दें। बिहार में हेल्थ सर्विसेज की जमीनी हकीकत क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के सामने सोशो कल्चरल बैरियर्स क्या हैं। और फिर सवाल का दूसरा पार्ट, स्टेट गवर्नमेंट के उपाय, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोशन, आशा वर्कर्स का रोल, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का एक्सपेंशन। इनका इवैल्यूएशन करें। क्या ये उपाय काफी हैं? क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है? अच्छा। इस तरह का एनालिसिस सिर्फ लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव होगा। और अगर साइंस टेक्स्ट से उदाहरण लें, जैसे 69वीं का पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज वाला सवाल, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और इसके गलत अनुप्रयोग ने प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को कैसे बढ़ाया है। यहाँ भी जेनेरिक बातें जैसे इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन होता है या गाड़ियों से धुआं निकलता है लिखने से अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही। आपको स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के साथ दुरुपयोग और गलत अनुपयोग को जोड़ना होगा। प्रायोरिटी तय करें, कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। शायद एनर्जी प्रोडक्शन, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इनएफिशिएंसी, पुराने व्हीकल, इंडस्ट्री, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट की कमी और ई वेस्ट। इन 2-3 सेक्टर्स को चुनें, फिर डेप्थ दिखाएं। उदाहरण दें कैसे थर्मल पावर प्लांट एयर पोल्यूशन और CO2 एमिशन के बड़े सोर्स हैं, कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी भी काफी हद तक फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है और EV अडॉप्शन की स्पीड धीमी क्यों है, कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का इम्प्रॉपर डिस्पोजल वाटर और सॉइल को पोल्यूट कर रहा है, ई वेस्ट का बढ़ता पहाड़ और उसके रिसाइकलिंग के चैलेंज क्या हैं। हर पॉइंट को बहुत डिटेल में ना समझाकर चुने हुए 2-3 पॉइंट्स पर ठोस उदाहरणों और एनालिसिस के साथ अपनी बात रखें। यही है ब्रेड्थ और डेप्थ का बैलेंस। तो अगर हम आज की बातचीत को सम अप करें तो 71वीं BPSC मेंस GS2 की तैयारी के लिए पिछले 3 साल
68वीं, 69वीं और 70वीं के पेपर्स का एनालिसिस हमें कुछ बहुत क्लियर डायरेक्शंस देता है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी कि कैसे पढ़ना है। बिल्कुल। एसेंस ये है, पहला, कुछ कोर टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं। पॉलिटी में बिहार की सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज और की कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। ज्योग्राफी इकोनॉमी में बिहार के रिसोर्सेज, डेवलपमेंट चैलेंज और गवर्नमेंट एफर्ट्स। और साइंस टेक में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और डेवलपमेंट में रोल, इन पर अपनी पकड़ मजबूत करें। ये आपकी तैयारी की बैकबोन होनी चाहिए। सही। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये दिखाता है कि कमीशन बिहार के जो परमानेंट चैलेंज हैं और उनके सॉल्यूशन हैं, उनके प्रति कैंडिडेट्स की समझ परखना चाहता है। दूसरा, सिर्फ स्टैटिक या किताबी ज्ञान काफी नहीं है, उसे लगातार करंट नेशनल और इंटरनेशनल घटनाओं और सबसे जरूरी बिहार के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, डेटा, स्कीम्स, पॉलिसीज, चैलेंज, सक्सेस से कनेक्ट करे। हाँ, यही आपके आंसर्स को ओरिजिनलिटी और रेलेवेंस देगा जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है। और तीसरा, आंसर लिखते समय ब्रेड्थ और डेप्थ का बैलेंस साधें। हर पॉसिबल पॉइंट को छूने की कोशिश में सुपरफिशियल होने से बचें। सवाल की कोर डिमांड को समझें, 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को पहचानें और उन पर अपना एनालिसिस फोकस करें। डेप्थ का प्रदर्शन एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स और एनालिसिस के जरिए करें, ना कि सिर्फ ज्यादा शब्दों से। ये स्ट्रैटेजीज यकीनन तैयारी को एक नई दिशा दे सकती हैं। बिल्कुल। इन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपने नॉलेज को बेहतर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, बल्कि एग्जाम हॉल में इफेक्टिव आंसर लिखने में भी सक्षम होंगे। बिल्कुल। और हाँ, अगर आप इन सुझावों पर अमल करने के बाद अपने रिवाइज्ड नोट्स, आंसर स्ट्रक्चर या प्रैक्टिस आंसर्स पर और डिस्कशन करना चाहें, तो उन्हें हमें दोबारा भेज सकते हैं।